हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, केवीएस और DSSS जैसे टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा। एनालिसिस कर रहे हैं गाइज आज हम सी टेट 2018 में जो पेपर 2 था उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस को। प्रीवियस 10 क्वेश्चंस हम अपनी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि रिपेयर्स अप्लायंसेस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द malfunction बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस विद द सिम्टम्स ही यूजेस। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। तो वो क्या उपयोग कर रहा है गाइस? सबसे पहली बात है, वो सारी चीजों को अपने माइंड में रखेगा क्योंकि वो किसी चीज को रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर आप ह्यूरिस्टिक देखेंगे, ह्यूरिस्टिक और अनुमानी विधि, मतलब वो चीजों को अनुमान लगाकर ह्यूरिस्टिक वे में उन सभी चीज़ों को जो उपकरण में कुछ खराबी है उसकी पूरी कल्पना लगाएगा, उसका परीक्षण करेगा कि किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर आपका ह्यूरिस्टिक जो है वो सही हो जाएगा। मानसिक दृढ़ता, कलन विधि और अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। ये एक इंसाइटफुल लर्निंग है। यहाँ पर अहम मूवमेंट जब होता है वो अंतर्दृष्टि के अंतर्गत या फिर इंसाइटफुल लर्निंग के अंतर्गत आता है। और इंसाइटफुल लर्निंग में चिंपैंजी, जिसका नाम सुल्तान था, कोहलर द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था। इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन है, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क व्हिच शी कैन हैंडल इजीली शी इज यूजिंग। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर लेती है और अपना काम आसान बनाती। तो वो क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? विश्लेषण कर रही है, एनालिसिस कर रही है। चीज़ों को आप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसी भी टास्क को, तो वो क्या कहलाता है? आपका विश्लेषण कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस? सब गोल एनालिसिस कहलाता है। एनालिसिस में क्या होता है, आप कोई एक बड़ा टास्क होता है उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि वो काम आपको आसान लगने लगे। जैसे एक चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि आज पहले हम सुबह 5 क्वेश्चन कर लें, फिर दोपहर में 5 क्वेश्चन कर लें, शाम को 5 क्वेश्चन कर लें। इस तरीके से 5 क्वेश्चन करके हम एक दिन में 15 क्वेश्चन तक लर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से जो दिव्या है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेती है किसी भी बड़े टास्क को। तो वो क्या कर रही है? सब गोल एनालिसिस कर रही है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का यहाँ पर वो यूज कर रही है। गाइज, ये थोड़े से जो 10 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस सेशन में किए थे उससे थोड़े से स्टैंडर्ड वे में है। नेक्स्ट है, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। ये क्या है? जेंडर एज एन इनहेरेंट। भाई इनहेरेंट तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो अगर जेंडर की बात आई है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जेंडर जो क्या होता है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। तो सबसे पहले हमें सोशल कंस्ट्रक्ट जिस ऑप्शन में दिखेगा हम उसे टिक कर लेंगे। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर हमारी सोसाइटी के द्वारा बना दिया जाता है कि भाई फीमेल घर का ही काम करेंगी, जो मेल है वो बाहर का काम करेंगे। इस तरीके से जो रूढ़िबद्धता है जिसे हम जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं। इस तरीके से का इस क्वेश्चन हमेशा आपको एक जेंडर से, सोसाइटी से, कल्चर से हमेशा आपको सी टेट में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के कुछ उदाहरण हैं। तो किसके उदाहरण है ये समझते हैं। परीक्षा के उत्तर प्रश्नों को मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड के अकादमिक प्रगति को दर्शाना, या फिर अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणित। भाई आप ग्रेडिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप स्कोरिंग कर रहे हैं। प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट, जो लर्नर्स के द्वारा जो चीज अचीव की गई है आप उस चीज को स्कोर कर रहे हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की जो गणन विधि है आप वो कर रहे हैं।
स्कोरिंग करना, ग्रेडिंग करना, कोडिंग करना, मार्किंग करना, ये सब क्या है, जो लर्नर ने जो कुछ अचीव किया है, जो कुछ अचीव किया है किसने, अधिगमकर्ता ने, उसका आप क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। आई होप गाइज ये आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। जिस क्वेश्चन में जितना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है मैं उतना एक्सप्लेन करती चल रही हूँ। फिर भी आपको लगता है कि अगर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर्स टू। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने में। तो केवल डेटा रिकॉर्ड में तो ये नहीं होगा गाइज, ये हमारा यहाँ आंसर कैंसिल हो गया। फिर है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, ये बिल्कुल सही। इवेल्युएट करना इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, कि जो टीचर है वो कितना इफेक्टिव रूप में पढ़ा रहे हैं, इस चीज का जो प्रभावशीलता का जो मूल्यांकन है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह, तो ये गाइज ये कभी भी नहीं होता कि आप अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी उनके ग्रुप बना दें। शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूचियां तैयार करने में ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, इवेल्युएट करने में कि जो पेडागोजी है वो कितनी ज्यादा इफेक्टिवनेस है। जब आप असेस करते हैं, जब आप आकलन करते हैं अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का, तो शिक्षकों की सहायता करेगा कि आप इफेक्टिवनेस देखें, आप उसकी प्रभावशीलता देखें मूल्यांकन करने में शिक्षण अधिगम विधियों की। आप आराम से इस क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज कर आराम से उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल एक्सिस्टेंस इन ग्लोबलाइजेशन और वर्ल्ड ब्रदरहुड। जो समावेशी शिक्षा है वो क्या है, समावेशी शिक्षा और जो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है गाइज, ये क्या है, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, जो नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, उन सभी में समता और समान अवसर, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने का काम करती है। वो क्या है, जैसे गिफ्टेड बच्चे हैं तो उनको इस तरीके से पढ़ाया जाए कि भाई उनको बोर फील ना हो, लेकिन आप इतना हाई भी ना पढ़ाएं कि जो थोड़े से वीक स्टूडेंट्स हैं उनके सर के ऊपर से निकल जाए, उनको कुछ समझ ही ना आए। तो समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने का काम करती है। भाई इक्विटी मतलब आप दोनों को समान लेवल पर लाएं और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें। जैसे मेल बाहर अगर ऑफिस में काम कर सकते हैं तो फीमेल भी कर सकती है, उनको ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान की जाए। नेक्स्ट ये फैक्चुअल क्वेश्चन है गाइस, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट हैज बीन इनेक्टेड इन द ईयर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम। विकलांग की जगह दिव्यांग जन यूज होता है गाइस, ध्यान रखिएगा। डिसेबल जो पर्सन है उनके लिए क्या यूज होता है, दिव्यांगजन। अधिगम अधिनियम वर्ष जो है वो कब लागू हुआ था, तो 2016 में। आरपीडीएफ जो एक्ट है, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, मतलब इनको अधिकार है 40% से ज्यादा, कितना 40% से ज्यादा अगर बॉडी डिसेबल्ड है तो उनके लिए वाला जो लॉ है वो यहाँ पर काम करता है। पार्किंसंस डिसीज हो गया, एसिड अटैक हो गया, मतलब यहाँ पर इन्होंने 21 ऐसे जो डिसीजेज हैं या जो डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर काउंट की है गाइज। डिसेबिलिटी यहाँ पर हम बोलेंगे 21 डिसेबिलिटी यहाँ पर काउंट की गई है, 21, ठीक, 21 डिसेबिलिटी काउंट की गई है और 40% से ज्यादा डिसेबल्ड वो पर्सन हो तभी उसको इस जो लॉ है उसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन विथ इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन स्कूल हैविंग टीचर्स। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां पर व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाएं विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें। नेक्स्ट है, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रणालियां। ये बिल्कुल सही है। देखिए क्या होगा, जितनी अलग अलग आप प्रणालियों से बच्चों को पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जो शिक्षण अधिगम जो प्रणालियाँ होती हैं, जो डिफरेंट पेडागोजी है, डाइवर्स लर्निंग नीड, क्योंकि हर बच्चे की जो आवश्यकता है वो अलग है। आप थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोई बच्चा
सुनकर ज़्यादा अच्छे से याद कर लेता है, कोई बच्चा देखकर ज़्यादा अच्छे से याद कर लेता है, कोई बच्चा सुनकर देखकर दोनों विधियों से याद कर सकता है। तो जो लर्निंग मटेरियल है उसको इस तरीके से होना चाहिए कि वो बच्चों की अकॉर्डिंग टू नीड, जो उनकी लर्निंग नीड है उसके अनुसार वो काम करे, जो लर्निंग नीड है उसके अकॉर्डिंग वो काम करे। किसी को अगर सुनकर अच्छा लगता है तो आप उसके लिए ऑडियो लगाएं, किसी को देखकर अच्छा लगता है तो विजुअल एड्स लगाएं, इस तरीके से काम करें। नेक्स्ट है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जो कि कब आया था, 2009 में। इंश्योर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी फ्री एजुकेशन, कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हो, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए। ये इस एक्ट के तहत कहा गया था। और इसमें यह भी बात थी कि 8वीं तक या एलिमेंट्री स्कूल एज जो होती है बच्चे की, लगभग 14 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो कक्षा 8 में आ चुका होता है, तो तब तक उसे फ्री एजुकेशन दी जाए और कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए, तब तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। और अगर उसकी जो पीछे की पढ़ाई रुक गई है किसी कारणवश, तो उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग ही उसको एडमिशन दिया जाए, और जो उसकी प्रीवियस पढ़ाई जो कि थोड़ी सी रुक गई थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, उसको टीचर के मतलब और ज़्यादा एफर्ट्स के थ्रू उसको वो जो क्लासेस हैं उनके सारी नॉलेज दी जाए। 6 से 14 वर्ष एलिमेंट्री स्कूल एज, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, ये सभी याद रखिएगा। आज के लिए लास्ट है प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर इम्प्लाइज, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का जो तात्पर्य है वो किससे है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा, शिक्षण व्यवसायिक की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षक के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण और अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रदान कर रहे हैं वो किस तरीके से होना चाहिए? यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। मतलब कि ये है कि यहाँ पर आप इस तरीके से टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रदान करेंगे। वही बात आ गई है, अगर कोई नहीं देख पाता है, बच्चा कम देख पाता है या फिर बिल्कुल नहीं देख पाता है, इसके लिए ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, और जो थोड़ा कम देख पा रहा है उसको क्लास में आगे बिठाएंगे, उसको ऑडियो एड्स लगाएंगे उसके लिए, ताकि वो आवाज सुन सुनकर सीख सके। तो यहाँ पर है यूनिवर्सल डिजाइन्स ऑफ लर्निंग। प्रत्येक बच्चा वैसे भी अपने आप में यूनिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑलवेज आर देयर। तो कहीं ना कहीं हमें अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन नीड काम करना है एज अ टीचर। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए अनुभा स्टडी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें गाइज, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। और सीटेट की तैयारी करने वाले फ्रेंड्स को आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट कर बताएं कि कैसा लगा आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।